क्वेश्चन लिखो फर्स्ट। 380 cc ऑफ ए गैस, 380 380 cc of a gas at 27 degrees Celsius, at 27 degrees Celsius, 800 mm of Hg, at 27 degrees Celsius, 800 mm of Hg। ये क्या बता रहा है? प्रेशर, वेट, 800 mm of Hg प्रेशर, वेट 0.455 ग्राम, 0.445 ग्राम, फुल स्टॉप। द molecular weight of gas is, the molecular weight of गैस इज, हर एक चैप्टर का अलग अलग सब कॉपी बना रहे हो क्या? एक में नहीं बना रहे हो? चलो, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 27, बी दिया हुआ है 28 और सी दिया हुआ है 29 और डी दिया हुआ है 30। चलो देखो यहाँ पे, ये वॉल्यूम दिया हुआ है गैस का, ठीक है। 380 cc गैस का यहाँ पे दिया हुआ वॉल्यूम, और प्रेशर कितना दिया हुआ है? 800 mm ऑफ Hg। मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, इतना ग्राम मास दिया हुआ, कोई गैस है जिसका मास इतना है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा यही पूछ रहा है, इतना दिया हुआ। अब कौन सा ऑप्शन होगा? तो क्या लगाओगे? आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लो। प्रेशर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? मॉलिक्यूलर मास, टेम्परेचर भी दिया हुआ है। तो क्या लगाओगे? सिंपल, PV इक्वल्स टू nRT। तो PV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n को हम लोग तोड़ लेंगे, वेट बाई मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, और RT। चलो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आ जाएगा। अब यूनिट पे ध्यान देना, यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर 380 cc यूज करोगे तो यहाँ पे प्रेशर किस में है? mm ऑफ Hg, ठीक है। तो इसको SI में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, यानी कि प्रेशर है mm ऑफ Hg। अब 1 ATM में कितने mm ऑफ Hg होता है? 760 mm ऑफ Hg। तो गिवन प्रेशर को अगर एटमॉस्फेयर में चेंज करना है तो क्या करोगे? इतना से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? प्रेशर 800 अपॉन 760 एटमॉस्फेयर में आ गया। वॉल्यूम दिया हुआ है मिलीलीटर में, उसको लीटर में करने के लिए क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे। तो 380 cc है, इसका मीनिंग कि 0.38 लीटर हो गया। ये मास दिया हुआ है कितना? 0.455 ग्राम। अब ये x मान लिया कि मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास, और r, अब देखो एटमॉस्फेयर में आ गया तो r का मैग्नीट्यूड किस में यूज करोगे? वॉल्यूम लीटर में यूज किया, प्रेशर एटमॉस्फेयर में यूज किया, तो r का मैग्नीट्यूड किस में? लीटर एटमॉस्फेयर। तो कितना हो जाएगा? 0.082। और टेम्परेचर दिया हुआ है कितना? टेम्परेचर दिया है, हाँ लिखाया था मैं, टेम्परेचर दिया है कितना? 27। इसका मीनिंग कि 300 केल्विन। तो यहाँ से पुट करो, अब x निकल जाएगा। चलो निकालो कैलकुलेट करके, कौन सा आएगा इसमें? क्वेश्चन रीड करो, उसके बाद देखो जो क्या गिवन है, क्या मुझे फाइंड आउट करना है, उसके बाद सोचो कि कौन सा हम थ्योरी अप्लाई करें, तब बनेगा। अब डायरेक्ट
देखा तुरंत ऐसे ही कोई भी लगा दो तो थोड़े आएगा। तो क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करनी है, उसके अकॉर्डिंग सोचो। कितना आया देखो, तो यहां से ये 2 जीरो इधर और 2 जीरो इधर कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। तो 0.38, और यहां ध्यान दो, यहां देखो ये पॉइंट हटाकर नीचे मैं 100 कर सकता हूं, आइए 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है, यानी 20 से कटेगा। तो कितना आ गया यहाँ पे 8/20 इंटू 100 इज इक्वल्स टू कितना 0.45, इसको 0.45 भी सिर्फ लिख सकते हो x, और इंटू कितना, अब देखो ये कितना आ गया 0.082 इंटू 3। चलो अब निकालो, आसान हो गया। अब अगर इधर ये ले जाओगे तो 2 जीरो है, 1 जीरो है, 3 जीरो, ये पॉइंट हट जाएगा, तो x कितना आ गया, x इक्वल्स टू, x इधर चला आएगा और ये इधर मल्टीपल में चला आएगा, तो 0.45 इंटू 82 है, 82 इंटू 3 अपन कितना इंटू 2 बाई 8, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। चलो अब मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आ जाएगा। और भी ये कट जाएगा, ये 2 से काट दो, यहाँ पे 41, ठीक है, मल्टीप्लाई करो। कितना 27, हाँ फर्स्ट देखता हूँ, आना चाहिए, कैलकुलेशन सही होगा तो आएगा। फर्स्ट है ना, बी दे रहा है 28, बहुत क्लोज क्लोज है, देखो यहाँ पे, हाँ तो ठीक है 28 हो गया। तो क्लोज क्लोज जहाँ पे ऑप्शन हो तो एक्यूरेट निकालना पड़ेगा, अप्रॉक्स में निकालोगे तो गलत हो जाएगा। हाँ तो 27 पॉइंट समथिंग अगर आ रहा है 5 से ग्रेटर तो ये हो जाएगा। चलो एक नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ नियॉन गैस विल बी, द डेंसिटी ऑफ नियॉन gas will be highest, density of neon gas will be highest at, will be highest at, अब दिया हुआ है फर्स्ट में टेम्परेचर STP, यानी बी में दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 2 ATM, और सी ऑप्शन दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस 1 ATM, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 273 एंड 2 ATM, यही दिया हुआ, कौन सा होगा नियॉन गैस का डेंसिटी। क्या होगा
क्या अप्लाई करोगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? डेंसिटी आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स देखे थे, डेंसिटी के फॉर्म में भी देखे थे, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या आया था डेंसिटी के फॉर्म में? पी एम इक्वल्स टू डी आर टी, यही आया था ना। तो डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी कितना? डी इक्वल्स टू पी एम अपॉन आर टी। तो आर तो कांस्टेंट है और एम भी कांस्टेंट रहेगा, तो डिपेंड किस पे करेगा डेंसिटी? पी बाई टी, यानी पी और टी देखो इसमें। अब जो कंडीशन दिया अप्लाई करके देखो। एस टी पी का मीनिंग क्या होगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री यानी 273 केल्विन, और प्रेशर कितना? 1 एटीएम। तो यहाँ पे रख कर देखो, यानी एक एक करके चेक करना पड़ेगा। फिर बी में यानी सबको चेक करके देखो हाईएस्ट किस में आ रहा है? बी। अब देखो यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, प्रेशर 1 एटीएम। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? सेम है, लेकिन प्रेशर चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, यानी P और D के बीच डायरेक्टली रिलेशन। तो जिसका P ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। अब इसमें भी चेक कर लो, यहाँ टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस दिया है और 1 एटीएम है। यहाँ भी टेम्परेचर सेम है और प्रेशर अलग अलग है। तो ये 1 एटीएम, तो इन दोनों में फिर इसका हाईएस्ट होगा, और इन दोनों में फिर कंपेयर कर लो। इन दोनों में क्या है? 2 एटीएम ये भी है, 2 एटीएम ये भी है, तो टेम्परेचर देखेंगे। और टेम्परेचर इसमें कितना है? 273 डिग्री सेल्सियस और ये 0 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में चेंज करोगे, ये कितना आ जाएगा? 273 केल्विन, और ये आ जाएगा 546 केल्विन। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा डेंसिटी कम। तो चारों में कंपेयर करके देखना होगा। तो फाइनली कौन सा आएगा? ए बी ही आ जाएगा, ठीक है। आ समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो। Which contains the same number of molecules? Which contains the same number of molecules as 16 gram of oxygen? As 16 gram of oxygen. फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 16 ग्राम ऑफ O3 यानी ओजोन। बी दिया हुआ है 16 ग्राम ऑफ SO2, और सी ऑप्शन दिया हुआ है 32 ग्राम ऑफ SO2, और डी ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, जितना मॉलिक्यूल 16 ग्राम ऑक्सीजन में है। तो पहले निकालो कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होता है, और उसके बाद इन सबसे कंपेयर करो। क्या होगा? 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होगा? मॉलिक्यूल्स कितना? और सब? अरे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है। यहां देख, O2 का मीनिंग क्या हुआ, और यहां पे क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन। ध्यान देना, वर्ड पे भी ध्यान देना। ऑक्सीजन बोल रहा है, ऑक्सीजन एटम नहीं बोल रहा। अगर ऑक्सीजन एटम बोलेगा तब एक एटम का देखना। ऑक्सीजन बोल रहा है, इसका मीनिंग O2 की बात कर रहा हूँ। अगर क्लोरीन बोल रहा है, सिर्फ क्लोरीन, इसका मीनिंग कि Cl2 की बात कर रहा है। अगर क्लोरीन एटम बोलेगा तब एक एटम की हम बात करेंगे।
ऑक्सीजन एटम बोलेगा तब हम एक एटम देखेंगे, हाइड्रोजन बोलेगा तो सिर्फ हाइड्रोजन अगर बोल रहा है यानी H2 की बात कर रहा हो, ठीक है, यानी गैसियस फॉर्म में, क्योंकि नेचर में मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये सब गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बोल रहा है, इसका मीनिंग O2 की बात कर रहा है। अब O2 का कितना मास होगा एक मोल का, 32 ग्राम, और दिया हुआ है कितना, 16 ग्राम। इसका मीनिंग कि ये एक मोल का है तो 16 इसका आधा हो रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, हाफ होगा। अब 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कितने मॉलिक्यूल्स, कितने पार्टिकल्स, Na पार्टिकल्स, तो एक मॉलिक्यूल है नहीं, तो इसके लिए Na मॉलिक्यूल्स, इसका मीनिंग कि एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स, तो हाफ मोल में कितना, Na बाई कितना, Na बाई 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na बाई 2, ठीक है। तो अब देखना है कि Na बाई 2 मॉलिक्यूल्स कौन कौन से ऑप्शन जो दिया है उसमें आ रहा है, कौन से उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो सब में चेक करो। ये क्या है, 16 ग्राम O3 ओजोन, तो एक मोल यानी O3 का मास कितना होगा, 48 ग्राम, और 48 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स, तो इसका 16 ग्राम में कितना हो जाएगा, कितना मोल पहले निकाल ले, तो 16/48 करेंगे तो 1/3 आएगा ना, तो 1/3 इंटू Na होगा, तो क्या इससे मैच कर रहा है, तो इसका मीनिंग ये नहीं होगा। चलो यहाँ पे इसको देखो, SO2 का एक मोल का मास कितना होगा, 32 कितना, 64, और कितना दिया हुआ 16 ग्राम, तो इसमें निकाल ले, तो 16/64 करेंगे कितना, 1/4 मोल, इंटू Na कर दो, तो क्या उससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मीनिंग कि ये भी नहीं होगा। अब इसमें चेक कर लो, इसका कितना होगा, 32 64, और गिवन मास कितना है 32, तो इसको डिवाइड करोगे मोलर मास से कितना आएगा, हाफ मोल, हाफ मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल, इसका मीनिंग इससे मैच कर रहा है, ये हो जाएगा। इसको भी, ये तो क्या ऑल ऑफ दीज होगा क्या, नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। रियल गैस तक हो गया था सर, रियल गैस हम लोग डिराइव कर रहे थे आइडियल से। रियल गैस इक्वेशन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वांडर वाल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन या वांडर वाल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो ये आइडियल से ही हम लोग इसका डिराइव करेंगे, रियल गैस इक्वेशन या वांडर वाल। तो आइडियल PI/VI इक्वल्स टू कितना, nRT, ठीक है। जो चारों लॉज पे बेस्ड है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाद्रोज लॉ और कौन सा, गैलुसेक, इन चारों का कंबाइंड इक्वेशन ये आया था जिसको आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग बोलते हैं। अब इससे हम लोग ये डिराइव करेंगे कि रियल गैस या वांडर वाल क्या होता है। तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि PI और VI क्या होता है, आइडियल प्रेशर और आइडियल वॉल्यूम, और इसमें हम लोग रियल के टर्म में इसको मॉडिफाई किए थे, यानी PI के लिए हम लोग क्या लिखे थे, PR प्लस डेल्टा P इंटू VR माइनस क्या, डेल्टा V इज इक्वल्स टू nRT। और डेल्टा P क्या होता है, डेल्टा V क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में
डिस्कस किए थे, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो डेल्टा पी इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर, क्या बताया था मैं? प्रेशर करेक्शन फैक्टर। और ये डेल्टा भी वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। ठीक है। और डेल्टा पी यानी रियल प्रेशर में हम कुछ ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ माइनस कर रहे हैं वॉल्यूम। और क्यों कर रहे हैं मैं पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है। अब डायरेक्ट हम लोग इसका मैग्नीट्यूड पे देखते हैं कि इसकी डिपेंडेंसी किस पे है। ठीक है। तो चलो पहला पॉइंट हम लोग फैक्टर्स या प्रेशर करेक्शन फैक्टर लिखो। प्रेशर करेक्शन फैक्टर जिसको हम लोग डेल्टा पी बोलते हैं, मेनली डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। ठीक है। तो प्रेशर करेक्शन फैक्टर मेनली किस पे डिपेंड करता है? तो वो दो फैक्टर है जिस पे कि प्रेशर करेक्शन का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। ठीक है। तो पहला लिखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। पहला लिखो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम inside the container. Number of molecules per unit volume inside the container is directly proportional to n by, क्या लिखेंगे? is directly proportional to n by v। और दूसरा पॉइंट में लिखना नंबर ऑफ कोलिजन हो गया। नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड द कंटेनर वो भी क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई v। तो दो फैक्टर है, दोनों पे डिपेंड करता है प्रेशर करेक्शन फैक्टर। यानी अब देखो इसका मीनिंग कि गैसियस मॉलिक्यूल्स, देखो जैसे एक कंटेनर है तो कंटेनर के अंदर जितने गैसियस मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होंगे, ज़्यादा होंगे, उतनी ही कोलिजन ज़्यादा होगी। ठीक है। यानी गैस मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा होंगे उतनी कोलिजन आपस में भी करेंगे और कंटेनर के वाल पे भी रेगुलर कोलिजन करते रहते हैं। प्रेशर क्यों डेवलप करता है? मैं लिखा था ना कि गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली वो कोलिजन करते हैं और कंटेनर के वाल पे भी करते हैं। तो जितने मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उतनी ही क्या होगी? कोलिजन ज़्यादा होगी। और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतनी प्रेशर ज़्यादा डेवलप करेंगे। ठीक है। अब दूसरा एक और है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो कोलिजन ज़्यादा होगी और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे यूनिट वॉल्यूम में तो उतनी ही प्रेशर बढ़ेगी। इसका मीनिंग कि दोनों फैक्टर क्या है? प्रेशर करेक्शन फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो प्रेशर करेक्शन फैक्टर यानी कि फाइनली क्या आ गया? डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई वी और इसके थ्रू भी n बाई वी। तो कितना मिल जाएगा? डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई क्या होगा? v स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई वी इंटू n बाई वी। तो फाइनली यहाँ पे डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा? कोई कांस्टेंट, और ये होता है an स्क्वायर
बाई वी स्क्वायर, ये होता है। तो डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड आ गया एन स्क्वायर अपन वी स्क्वायर। अब ए है क्या, ये कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनल साइन के जगह पे आया है, और ए को हम लोग वांडर वाल कांस्टेंट बोलते हैं, वांडर वाल कांस्टेंट, ठीक है। और ये वांडर वाल कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये डिफाइन करता है। यानी इस वांडर वाल कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर हाई होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगा, हाई होगा वो भी। यानी ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ए ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होगा, इस वांडर वाल कांस्टेंट का यूनिट, कितनी बार ये यूनिट पूछ लेता है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ वांडर वाल कांस्टेंट, वांडर वाल कांस्टेंट ए। तो ए का यूनिट हो जाएगा यहाँ पे, देखो क्या लिखेंगे, यानी पी एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। तो पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, और ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या लिखोगे, एटीएम पर लीटर स्क्वायर, एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ठीक है। यानी ए का यूनिट आ गया ये एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, या इस पर एक एग्जांपल देखो, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे ये क्या डिफाइन करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ से पूछ लिया कि ए का मैग्नीट्यूड, यानी ए का ऑर्डर क्या होगा, वंडरवाल कांस्टेंट का ऑर्डर क्या होगा, ये गैस दे दिया, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो ये नोबल गैसेस है। अब इसमें ए का मैग्नीट्यूड यानी ए का ऑर्डर पूछ लिया दे करके, बताओ क्या होगा। ए क्या होता है, अभी मैं लिखा हूं ना यहाँ पे, क्या मेजर करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सभी गैसेस कैसा है, मोनोएटॉमिक गैसेस है, ये इंटरेक्शन करता ही नहीं है, ठीक है। तो बॉन्डिंग में पढ़े हो ना, वांडर वाल वहाँ पे आता है, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 2 टाइप्स का बॉन्ड आता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, वीकर बॉन्ड। वीकर में आता है ये वांडर वाल आता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है। और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वांडर वाल को देखा जाए तो बहुत वीक होता है, ठीक है, हाइड्रोजन से भी वीक बॉन्ड होता है। तो ये वांडर वाल के बेस पे हम लोग निकाल सकते हैं कि ये सब क्या है, नोबल गैसेस से इंटरेक्शन नहीं करता है, यानी इनके लिए एक ऑर्डर क्या होगा। तो वांडर वाल फोर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, वांडर वाल फोर्स किस में ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
मोलर मास पढ़े हो ना केमिकल बॉन्डिंग में, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मोलर मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब देखो ये सभी क्या है, इनएक्टिव गैसेस है, यानी ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, तो इनकी मोलर मास कितनी होगी, अगर इसका देखा जाए तो मोलर मास ऑर्डर क्या होगा, ये भी नहीं पता है तो क्या करूं। इन सब का मोलर मास ऑर्डर पता है ना, ये क्या है, ग्रुप में है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, ये नोबल गैसेस है, सबसे यानी कि एक्सट्रीम राइट में है पीरियोडिक टेबल में। तो ग्रुप में है ना, ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है मास भी बढ़ता है, तो मोलर मास बढ़ेगा नहीं, तो मोलर मास ऑर्डर क्या हो जाएगा ये, तो जिसका मोलर मास ज्यादा उसका वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और जिसका वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ए का मैग्नीट्यूड हाई होगा। ठीक है, तो यही ऑर्डर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये नॉन पोलर गैसेस है ना, ये सभी क्या है, नॉन पोलर गैसेस है। तो नॉन पोलर के अगर जहां भी आए तो उसमें देख लेना कि वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, यानी वो डिपेंड करता है मोलर मास पे, जिसकी मोलर मास हाईएस्ट होगी उसकी वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होगा और ए का मैग्नीट्यूड हाई होगा। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट ए का मैग्नीट्यूड जेनॉन का हो जाएगा, थ्योरेटिकल है। अब चलो, ये तो नॉन पोलर गैस था, लेकिन पोलर गैस दे दिया, सपोज कि N2 दे दिया। ठीक है, H2 दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक अमोनिया या HCl वगैरह दे दिया। चलो इसमें ऑर्डर बताओ, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का ऑर्डर क्या होगा, क्या होगा, किसका, अरे थोड़ा लाउडली तो बोलो, इसका, इसका किसका, अमोनिया का, तीनों में ऑर्डर बताओ। ये N2 है, N2, ये H2 N2 और अमोनिया NH3। अब पहले ये बताओ कि इन तीनों में कौन से पोलर मॉलिक्यूल से कौन से नॉन पोलर है, अब हर जगह वो कंसेप्ट हम नहीं लगाएंगे, वो वहीं पे लगाएंगे जहां पे सब के सब पोलर, सॉरी नॉन पोलर हो। यहाँ पे पोलर भी है, ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स है, और ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में वो हम लगाएंगे, अब पोलर में हम वो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों में मास देख लो किसका ज्यादा है, N2 का, तो इसका वान डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा, इसमें उससे कम ये होगा, तो N2 और H2 में ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। समझ में, ये दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन ये क्या है, पोलर, तो पोलर का वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉन पोलर से हाईएस्ट होता है, तो इन दोनों से ज्यादा इसका हो जाएगा। हाँ, तो क्या ऑर्डर हो गया, यह हो जाएगा। ठीक है, चलो आया समझ, पोलर और नॉन पोलर कैसे पहचानोगे, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई करने आता है ना, कि अभी नहीं आता, अरे बॉन्डिंग का सब पार्ट है, सब बॉन्डिंग का पार्ट है।
तो यहाँ पे देखो, ऐसे तो डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड था, अब यहाँ पे उतना डिटेल में बताना तो संभव है नहीं, तो अभी एक नॉर्मल कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। ऐसे हमेशा वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए डिटेल में पढ़ना पड़ेगा बाउंडिंग पूरा। तो देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस है, डिफरेंट एटम है ना, यानी इसके बीच यहाँ हम लोग देखें तो डिफरेंट एटम्स के बीच बॉन्डिंग है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सेम है ना, तो जहाँ पे सेम एटम्स हो तो वो नॉन पोलर होते हैं, और जहाँ पे डिफरेंट से एटम हो वहाँ पे पोलर होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। ये हम सिर्फ बाई मॉलिक्यूलर में बता सकते हैं, जैसे HCl हो, HBr हो, HF है, HI है, ठीक है। यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं कि पोलर है कि नॉन पोलर, लेकिन दो से ज़्यादा एटम हो तो सिर्फ हम देखकर नहीं बता सकते हैं, उसके लिए मुझे शेप डिसाइड करना पड़ेगा, शेप, स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद डाइपोल मोमेंट, तब हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ टोटल अब बताना तो संभव है नहीं, ठीक है। तो एक नॉर्मल कंसेप्ट समझो कि हाँ, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव बिटवीन बाउंडेड एटम्स, ठीक है। तो चलो, ये पोलर है तो पोलर का वांडर वाल फोर्स हाइयर होता है नॉन पोलर से, इसीलिए इनकी ए का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी इन दोनों से। अब इन दोनों में क्या, हाईएस्ट जिसका मोलर मास होगा उसकी ए का मैग्नीट्यूड या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा, ठीक है। चलो नोट कर लो। चलो हो गया, आगे नेक्स्ट सेकंड है यहाँ पे वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। लिखो वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, और ये डेल्टा वी होता है, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर डेल्टा वी। तो इसमें लिखना या पहले लिख लेना, लिखो since gas molecules in solid rigid sphere, gas molecules is a solid rigid sphere which occupy the certain volume of gas inside the container, certain volume of gas inside the container in moving state, inside the container in moving state, ठीक है, in moving state, and according to van der Waal, लिखना पैराग्राफ चेंज करके लिखना, according to van der Waal, volume of gaseous molecule occupy the 4 times of 4 times of
its real volume, 4 times of its real volume। हो गया। तो वांडर वाल का कहना है ऐसे, मतलब ये गैसियस मॉलिक्यूल्स जो है इसको रिजिड सॉलिड स्फीयर माना गया है। तो जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इसका होगा। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3πr³। इसका मीनिंग जब ये रिजिड स्फेरिकल सॉलिड है तो इसका भी वॉल्यूम कितना होगा, एक गैस मॉलिक्यूल्स का स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वही होगा। और वांडर वाल कहता है कि गैस मॉलिक्यूल्स उतनी वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है जितना कि, यानी इसका जो रियल वॉल्यूम होता है गैस मॉलिक्यूल्स का या स्फीयर का, उसका 4 टाइम्स के इक्वल ये वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है कंटेनर इनसाइड। ठीक है। तो इसका मीनिंग कि वांडर वाल के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम का इक्वल। तो कितना लिखेंगे 4/3πr³। इसको मैं मान लिया क्या V0, इसको मैं कितना मान लिया V0। तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना है, इसका मीनिंग कि एक मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। तो एक मोल का कितना होगा, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, n मॉलिक्यूल्स। इसका मीनिंग कि मैं क्या लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस कितना हो जाएगा 4 यानी कि मैं क्या लिख लूँ यहाँ पे Na इंटू V0 लिख सकता हूँ। तो इतना हो गया Na इंटू V0 हो गया एक मोल का। क्लियर। चलो लिखो यहाँ पे, इसको नोट करते जाओ। तो अकॉर्डिंग टू वांडर वाल मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इक्वल्स टू क्या, वांडर वाल क्या बोला था कि ओरिजिनल वॉल्यूम का 4 टाइम्स होता है। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे 4 इंटू Na इंटू क्या V0 वांडर वाल के अकॉर्डिंग। और इसको B यही है वांडर वाल कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम करेक्शन में दूसरा वांडर वाल कांस्टेंट आ गया। यानी एक ही क्वेश्चन में दो कांस्टेंट आ रहा है। देखो यहाँ पे ये भी वांडर वाल कांस्टेंट है, वांडर वाल कांस्टेंट। ठीक है। और वहां वो भी क्या था वांडर वाल कांस्टेंट A, लेकिन वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा साइज फैक्टर, ये साइज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। और इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोला जाता है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो ये हो गया एक मोल का। अब अगर कंटेनर इनसाइड n मोल गैस हो तो उसके लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ n मोल ऑफ गैस कितना n इंटू NB लिख लेंगे, n इंटू NB। और ये कितना हो जाएगा इक्वल्स टू डेल्टा V।
चलो डेल्टा भी समझ लो पहले क्या है कि जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, तो कंटेनर में गैसियस पार्टिकल रखा हुआ है, बहुत सारे गैसियस पार्टिकल हैं। तो आइडियल में हम लोग कंसिडर किए थे कि आइडियल में यानी गैस का अपना वॉल्यूम नहीं होता, नेग्लिजिबल माना गया है। लेकिन रियल में मैं लिखाया भी था डिफरेंस में कि रियल के केस में क्या था, गैसियस मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू है। और वही हम लोग, तो जैसे कंटेनर है तो कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो यानी कि टोटल वॉल्यूम हुआ, गैस का अपना वॉल्यूम होता नहीं है, टोटल इन कंटेनर का ही वॉल्यूम होता है। लेकिन जब हम कंटेनर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं जहाँ पे इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, रियल में लग रहा है, तो उसमें हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। जो कि यहाँ पे हम लोग लिखे थे अभी कि गैसियस मॉलिक्यूल्स को रिजिड सॉलिड स्फीयर माना गया है। तो जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा वही एक मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा जो हम लोग लिखे, ठीक है। और एक मोल का वॉल्यूम हम लोग 4/3πr3 एक मॉलिक्यूल का, ठीक है। और एक मोल का कितना Na से मल्टीप्लाई किया तो एक मोल का V0 इंटू Na आया। अब अगर यहाँ पे मुझे निकालना है कि n मोल का कितना होगा तो पहले हम निकाल लें कि वांडर वाल के अकॉर्डिंग, वांडर वाल क्या बोला कि गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा एक्स, जो एक गैसियस मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग देखें तो उसके रियल वॉल्यूम का 4 टाइम्स होगा, 4 गुना ज़्यादा होता। इसका मीनिंग कि मुझे पहले क्या करना होगा, इसमें रियल वॉल्यूम में क्या करना होगा, 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना होगा। और यही कांस्टेंट हुआ बी, वांडर वाल कांस्टेंट, ठीक है। और ये बी आया तो ये बी वांडर वाल कांस्टेंट हो गया जो कि साइज फैक्टर को डिफाइन कर रहा। अब है कि ये एन मोल अगर गैस हो, ठीक है, एक मोल में इतना, ये एक कितना का है, एक मोल का, तो एन मोल गैस हो तो कितना होगा, एन बी, ठीक है। तो यहां से भी वांडर वाल कांस्टेंट का यूनिट पूछ सकता है बी का। तो अब इसको समझना, जैसे इसमें इस रूम को कंटेनर मानो और इसके अंदर गैसियस मॉलिक्यूल्स है। अब सपोज कि इसमें फुटबॉल वगैरह रख दिया गया, कुछ फुटबॉल रखा गया और उसको मान लो कि गैसियस मॉलिक्यूल्स है। तो मुझे ये पता करना है, जैसे हम लोग कि वी आई को क्या कर रहे हैं, वी आर माइनस डेल्टा वी, यही निकाल रहे हैं ना। आइए डेल्टा वी हम लोग कितना निकाले हैं, एन बी, यानी बी क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम में इसको हम लोग मान रहे हैं। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का मीनिंग क्या हुआ, जैसे टोटल वॉल्यूम है उसमें से जो गैसियस मॉलिक्यूल से कितना कवर किया हुआ है, कितना वॉल्यूम को ऑक्युपाई किया है, तो उसको माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा कि टोटल वो एक्यूरेट कितना था, क्योंकि वो भी तो कुछ स्पेस कवर किया है। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का मीनिंग कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स जो वॉल्यूम को ऑक्युपाई किए हैं वो कितना किए हैं। तो अगर इसमें 100 फुटबॉल है तो टोटल वॉल्यूम माइनस क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 100 फुटबॉल्स, तो बचा हुआ कितना वॉल्यूम है वो मुझे मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे वी आर माइनस क्या, अब वी आर क्या हो गया, रियल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, और उसमें से जो गैसियस मॉलिक्यूल्स कवर किया हुआ कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है वो माइनस कर लिए, तो क्या मिल जाएगा मुझे, आइडियल का, यानी ये वी आई मिलेगा, ठीक है। तो वही काम किया है इसमें। और डेल्टा वी कितना आ गया, कितना, एन बी। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड रखो उस वांडर वाल इक्वेशन में, क्या आ जाएगा, पहले इसका यूनिट देख लो। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या आया, एन बी। तो यूनिट ऑफ बी कितना आ गया, यूनिट ऑफ बी वांडर वाल कांस्टेंट, क्या लिखेंगे, यानी ये मोल है ये वॉल्यूम, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लीटर पर मोल, ठीक है, लीटर पर मोल, ये आ जाएगा इसका यूनिट, ठीक है। चलो अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, पी आर प्लस डेल्टा पी इंटू वी आर माइनस डेल्टा वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो चलो इसका मैग्नीट्यूड रखो, पी आर प्लस डेल्टा पी कितना हम लोग कैलकुलेट किए हैं, कितना निकाले थे, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू ये
वी माइनस कितना डेल्टा वी हम लोग कितना निकाले, एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। तो यही आ गया फाइनल वांडर वाल गैस इक्वेशन, ये आ गया फाइनल। वांडर वाल गैस इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे हम लोग अभी देखे थे कि ए एंड बी दोनों वांडर वाल कांस्टेंट है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अट्रैक्शन, और ये है साइज फैक्टर, ये साइज फैक्टर, ठीक है। ये साइज फैक्टर को डिफाइन करता है, फोर्स को, इंट्रैक्शन को डिफाइन करता है। तो इसमें ये जो वांडर वाल इक्वेशन आया है इसको बी मैं मान लिया। अब इस इक्वेशन बी में अगर ए भी जीरो हो जाए और बी भी जीरो हो जाए, देखो यहाँ पे ए जीरो होने का मीनिंग क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल नहीं। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पे नहीं है तो क्या हो जाएगा, आइडियल, ठीक है। तो ए जीरो और बी जीरो यानी कि तो ये दोनों अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, फाइनली वहीं पी बी इक्वल्स टू एन आर टी आइडियल। ठीक है। तो ए जीरो का मीनिंग कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी खत्म होगा जब वॉल्यूम हाई हो। अब वॉल्यूम हाई होगा तो मॉलिक्यूल्स काफ़ी का यानी दूर रहेंगे, तो उस केस में हाई वॉल्यूम के केस में वॉल्यूम करेक्शन क्या, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर वो भी जीरो, नेग्लिजिबल यानी कि जीरो। तो फाइनली दोनों जीरो, तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको हम लोग यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, आर टी। ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी जो हम जेड में दिखाया थे, जेड में क्या दिखाया था, वी बाई एन को क्या लिखे थे, मोलर वॉल्यूम, उसी को शॉर्ट में यहाँ पे मैं लिख लिया, ठीक है। तो ये भी लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पे देखो
चलो लिखो। अब देखो यहाँ पे कुछ गैस हम लिए हैं इधर पे H2N2 CO2 CH4 अमोनिया वगैरह, ठीक है। और इधर एक्स की तरफ मैं क्या दिखाया हूँ, प्रेशर, और वाई के अलोंग जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। तो देखो कुछ ग्राफ जो है डायरेक्ट यहाँ से ऊपर गया और कुछ नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा, ठीक है। तो ये रीजन जो मैं दिखाया हूँ लो प्रेशर का है, इसके नीचे वाले जो है वो लो प्रेशर का है, इसके ऊपर वाले हाई प्रेशर का है, ठीक है। तो यानी ऊपर जा रहा है तो प्रेशर हाई है, और प्रेशर हाई प्रेशर पर क्या दिखाया हूँ, जेड ग्रेटर देन 1, यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो गई, हाई हो गया, जेड 1 से बड़ा होगा। और जब जेड 1 से बड़ा होता है तो कौन से फोर्स डोमिनेंट होता है, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होता है, और जेड लेस देन 1 होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होता है। तो इधर वाला जो है वो जेड लेस देन 1 है और ये क्या है, जेड ग्रेटर देन 1 है। और इस लाइन पे आता है तो क्या है, तो जेड इक्वल्स टू 1 कब होगा, ये क्या डिफाइन करेगा, आइडियल का। ये जेड इक्वल्स टू 1 का मीनिंग क्या हुआ, आइडियल, ठीक है। तो यहाँ पे आइडियल गैस होगा, इससे ऊपर जाएगा तो भी नॉन आइडियल, नीचे आएगा तो भी नॉन आइडियल, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं एक एक करके। देखो ये सभी गैसेस के लिए मैं लो प्रेशर का कंडीशन ले रहा हूँ, CO2 ये मीथेन अमोनिया वगैरह के लिए लो प्रेशर पे। लो प्रेशर पे क्या है, लो प्रेशर पे जेड लेस देन 1 है और आना भी चाहिए। तो ये इक्वेशन अभी मैं जो निकाला था उससे लेकर चल रहा हूँ। क्या था अभी हम लोग निकाले थे, तो P प्लस AN² बाई V² इंटू V माइनस NB इक्वल्स टू NRT, ठीक है। ये लिया हम लोग। अब बताओ यहाँ पे कि अगर प्रेशर लो होगा, लो प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगा, वेरी हाई, लो प्रेशर पे वॉल्यूम हाई होगा, तो कौन सा फैक्टर यहाँ पे नेग्लिजिबल होगा, वॉल्यूम करेक्शन या प्रेशर करेक्शन। यानी लो प्रेशर पे वॉल्यूम क्या हाई, जब वॉल्यूम हाई होगा तो वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल होगा। लो प्रेशर पे वॉल्यूम हाई, हाई वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर जो NB ये B क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा ना। तो इसको हम कंसीडर करेंगे, यानी कुएं में से एक बाल्टी पानी निकाल लो, कोई अंतर पड़ेगा। तो जो वॉल्यूम बहुत हाई हो गया तो उस केस में इसका कोई इफेक्ट आएगा, तो क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूं, एट लो प्रेशर, यानी लो प्रेशर पे, एट लो प्रेशर वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर इज नेग्लिजिबल होगा।
तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल यानी कि जीरो। तो बचेगा क्या, P प्लस एन स्क्वायर अपन वी स्क्वायर इंटू वी इक्वल्स टू एन आर टी आएगा। चलो नोट करो, इधर तो मिटाऊंगा नहीं, लिखो जल्दी, उसको मिटाना पड़ेगा। हो गया, चलो अब लिखो यहाँ फॉर 1 मोल गैसेस, अगला पॉइंट लिखो फॉर 1 मोल गैसेस। 1 मोल का मीनिंग, अब एन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1। मिटा दो ये, चलो तो एन इक्वल्स टू 1 यानी फॉर 1 मोल गैसेस, तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इक्वल्स टू आर टी होगा। अब चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो, पी वी प्लस क्या हो जाएगा, ए बाई वी इक्वल्स टू आर टी आएगा, यही आएगा ना। इसको मल्टीप्लाई करो तो पी वी प्लस ए बाई वी इक्वल्स टू आर टी, एक वी से एक वी इधर कैंसिल हो जाएगा। अब आर टी से दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो आर टी से दोनों साइड डिवाइड करोगे, पी वी अपॉन आर टी प्लस ए बाई वी आर टी इक्वल्स टू 1 आएगा। और पी वी अपन आर टी क्या होता है, यही तो जेड होता है, तो जेड इज इक्वल्स टू कितना, 1 माइनस ए बाई वी आर टी। अब देखो 1 में से कुछ भी माइनस करो लेस देन 1 आएगा, यानी इस 1 में से ये माइनस हो रहा है तो लेस देन 1 ही आएगा ना, तो जेड लेस देन 1 आ गया। नोट कर लो, यानी जेड लेस देन 1, तो लो प्रेशर पे जेड लेस देन 1 आएगा। चलो हो गया। सेकंड केस लिखो, सेकंड केस इसी गैस के लिए, एट हाई प्रेशर, यहाँ पे केस 2 रखो, गैसीय सब्सटेंस यही रहेगा। अब लो के जगह हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे क्या होगा, जेड ग्रेटर देन 1, यानी ये कंडीशन के लिए। अब बताओ हाई प्रेशर पे कौन सा फैक्टर डोमिनेंट होगा, कौन सा नेगलेक्ट होगा। हाई प्रेशर, प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा, बहुत कम। अब वॉल्यूम कम होगा तो उसके रिस्पेक्ट में ये क्या, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, कंसीडर करेंगे, इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हाई प्रेशर पे कौन सा फैक्टर नेगलेक्ट होगा, ये, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे नेग्लिजिबल, ठीक है। तो बच जाएगा क्या, P इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। यहाँ पे यहाँ भी क्या है, 1 मोल लिख लेना फॉर n इक्वल्स टू 1 मोल गैसेस। तो आ जाएगा पी वी माइनस पी बी इक्वल्स टू आर टी, और डिवाइड कर दो आर टी से, फिर क्या आ जाएगा, पी वी अपॉन आर टी इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी, ये आ गया। फिर ये जेड, तो जेड इक्वल्स टू 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी। अब देखो फिर यहाँ पे 1 में कुछ भी ऐड करेंगे तो जेड ग्रेटर देन 1 आएगा।
तो हाई प्रेशर पे जेड ग्रेटर देन 1 आ रहा था, यहाँ भी आ रहा है। लो प्रेशर पे लेस देन 1, तो उसमें भी हम लोग देखे थे अभी। अब ये दो मॉलिक्यूल से इनके लिए हम लोग देख लें। तीसरा, तो केस थर्ड में लिखो, इधर मैं मिटा दे रहा हूँ। अभी मैं बताया था कैसा मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर गैस है, तो नॉन पोलर गैस ये सब्सटेंस में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही, यानी वांडर वाल फोर्स लगते हैं, यानी कि नेग्लिजिबल होगा। तो वांडर वाल फोर्स जो इसमें इस तरह के मॉलिक्यूल्स में यानी कि मास पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ये काम करेगा। और वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है उसमें भी, और वो मैं बताया था सॉलिड स्टेट में, बताया था ना 5 टाइप्स के होते हैं। डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, ठीक है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो उसमें भी ये जो मॉलिक्यूल्स है इसमें सबसे वीक वाले फोर्स वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और वो मैं बताया था सबसे वीक वाले वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है, एक भी याद नहीं है, इन सब बताया था ना उसमें, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, और उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। वेरी वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसमें। तो ये लंडन डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है। और जब ये फोर्स लगेगा तो इसमें यानी सबसे वीक वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इसका मीनिंग कि ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पे क्या होगा, ए 0 होगा, इन सब के लिए क्या होगा, अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, ठीक है। यानी वेरी वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स में। तो अट्रैक्शन क्या, उसको नेग्लिजिबल माने, यानी ए क्या हो गया, 0। अब ए 0 हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हुआ, इसका मीनिंग कि वॉल्यूम क्या काफी हाई हो गया। अब वॉल्यूम हाई हो गया तो उसके रिस्पेक्ट में एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना हो गया, नेग्लिजिबल। जब वॉल्यूम बहुत हाई हो गया तो वहाँ पे क्या हम वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर काउंट करेंगे, वो भी 0 हो गया ना, तो वो भी नेग्लिजिबल। इसका मीनिंग कि 0। अब ये 0 हो गया तो बचेगा क्या, पी बी इक्वल्स टू एनआरटी आइडियल, ठीक है। अब ये इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, जेड if Z is a compressibility factor, Z is a compressibility factor, van der Waals equation at low pressure, can be written as Z equals to 1 plus RT by RB
1 माइनस ए बाई वी आर टी, जेड इक्वल्स टू 1 माइनस पी बी बाई आर टी, और डी है जेड इक्वल्स टू 1 प्लस पी वी बाई आर टी। ठीक है, यही पूछ रहा, अभी हम लोग निकाले थे। लो प्रेशर पे पूछ रहा है ना, लो प्रेशर पे क्या होगा, जेड लेस देन 1, और उसके लिए क्या हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली थोड़ा सा है, देखो यहाँ पे जेड लेस देन 1 पे ये भी है और ये भी है, तो इसमें से करेक्ट कौन सा होगा। यहाँ पे दे दिया पी वी बाई आर टी और यहाँ पे दे दिया ए बाई वी आर टी। तब आंख बंद करके मत मारना, ठीक है। तो ये होगा कि ये होगा, बी वाला हो जाएगा, यही आया था ना, तो इस पर ध्यान देना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो लास्ट लिख लो। एट रिलेटिवली हाई प्रेशर van der Waals equations reduces to PV equals to RT, PV equals to RT by RT plus A by V, ठीक है। और सी में है PV इक्वल्स टू RT प्लस PV, और डी ऑप्शन है PV इक्वल्स टू RT माइनस A बाई वी स्क्वायर। चलो यहाँ बताओ, हाई प्रेशर पे, अब यहाँ पे फाइनल नहीं दे दिया, बीच में ही छोड़ दिया है ला करके, देखो कौन सा होगा। हाई प्रेशर पे कौन सा, हाई प्रेशर पे जेड ग्रेटर देन 1 होगा। अब देखो कौन सा होगा, क्या ये होगा, ये तो होगा नहीं, ये देखो तो ये भी उस तरह की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो क्या ये होगा, ये भी इनकरेक्ट है। अब ये देखो यहाँ पे यही आया था ना, यानी आर टी से दोनों साइड डिवाइड कर दे, पी वी बाई आर टी जेड हो गया, यहाँ आर टी बाई आर टी 1 हो गया, अब प्लस पी वी बाई आर टी, और इक्वेशन में लास्ट में ही आया था पी वी बाई आर टी। तो इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो करेक्ट ये हो जाएगा, ये भी गलत।